दोस्तों स्वागत है पॉटिंग स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड उसके साथ क्वांटम नंबर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है मतलब मूव कर रहा है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा एंड जो पोजीशन होगा इन दोनों को हम लोग एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर हम लोग उस मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो फिर जो पोजीशन होगा उसका वो अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग उसका पोजीशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, एंड यही है दोस्तों हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट exactly, ठीक है, it is impossible to calculate exactly both the momentum and position of a moving object साइमल्टेनियसली। ठीक है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है एंड जो पोजीशन है इसको हम लोग एक साथ एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यही क्या है दोस्तों हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मान लेते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा एक्स है एंड उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम का अनसर्टेनिटी है वो क्या है, डेल्टा पी है। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई होगा। ठीक है, एंड ये जो इक्वेशन मिला है दोस्तों ये क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन। ओके, इक्वेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, देखो इस बात को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जैसा ही 3-4 सिस्टम लेते हैं, एक जैसा ही 3-4 सिस्टम लेते हैं। चलो ये हमारा हो गया सिस्टम 1, ठीक है, सिस्टम 1 एंड ये हो गया सिस्टम 2 एंड ये सिस्टम 3। ठीक है ना, ये तीनों ही क्या है दोस्तों, सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम है एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरफ मूव कर रहा है। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ये वाला ऑब्जेक्ट या फिर ये वाला पार्टिकल आपका मूविंग है। ओके, मोशन पे है। तो देखो सिस्टम 1 पे अगर हम लोग इस पार्टिकल का मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करना चाहेंगे, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन होगा वो अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, एंड इस सिस्टम पे अगर हम लोग इस पार्टिकल का पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करना चाहेंगे तो इसका जो मोमेंटम होगा वो अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, एंड इस सिस्टम के केस में अगर हम लोग मोमेंटम को फिर से एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो फिर इसका जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखो अब तक की जो नॉलेज हमें मिला है साइंस पे, अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है कि हम लोग एक साथ किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो मोमेंटम है एंड जो पोजीशन है इसको एक्यूरेटली मेजर कर सके। ठीक है, एक्यूरेटली मेजर कर सके, चाहे हम लोग कितने भी डेवलप इंस्ट्रूमेंट क्यों ना यूज़ करें, हम लोग इन दोनों को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते एक ही वक्त पे साइमल्टेनियसली। ठीक है, ओके, यही क्या है दोस्तों, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस इक्वेशन से आप समझिए
देखो अगर हम लोग x को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं तो इसका जो अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम लोग मोमेंटम को मतलब डेल्टा p को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करना चाहते हैं तो इसका जो अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यही क्या है दोस्तों, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बस आपको इतना पढ़ना है यहाँ पे, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता है आपके सिलेबस में। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम नंबर्स। लेकिन उससे पहले हम लोग ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्या होता है ऑर्बिट एंड क्या होता है ऑर्बिटल्स। दोस्तों बात करते हैं ऑर्बिट्स के बारे में। क्या होता है ऑर्बिट्स, ये हमें पहले से ही पता है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल तो हम लोगों ने पढ़ाई है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ सर्कुलर पाथ बराबर घूमते रहता है। ठीक है, एंड इन सभी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो फिक्स होगा। एंड इन सभी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम जो कि एम्बियर होता है वो क्या होगा, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा कुछ कहा गया था बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। ठीक है, तो देखो ऑर्बिट्स क्या होता है दोस्तों, यही सब सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। जैसे देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, तो इसके चारों ओर कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, इन सब सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसका डेफिनेशन भी फटाफट से लिख लेते हैं। ऑर्बिट्स आर द circular path through which electrons are revolving around the न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये है आपका ऑर्बिट्स। इसके बाद बात करते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या होता है, देखो ये जो एटम है दोस्तों, एटम एक्चुअली में 3 डायमेंशनल होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल एटम 2 डायमेंशनल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा है एटम 2 डायमेंशनल है। ओके, लेकिन एक्चुअली में एटम हमारा क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो देखो अब ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, अब ये न्यूक्लियस हो गया, तो किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो दूसरे पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने ऑब्जर्व करा है इलेक्ट्रॉन को, एंड इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हमें मिला है, एंड बाहर पे भी थोड़ा बहुत है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो हम लोगों ने क्या किया, अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ये आपका अगर न्यूक्लियस है तो ज़्यादातर टाइम हमें क्या मिला दोस्तों, ज़्यादातर टाइम हमें मिला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हमें इस एरिया के अंदर मिल रहा है। मैक्सिमम लास्ट टाइम हमें इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिला, एंड बाहर भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें इसी स्पेस के अंदर मिला है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है दोस्तों जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम टाइम हमें देखने को मिला है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
हमें मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है। ओके, यहाँ से आता है दोस्तों ऑर्बिटल का कंसेप्ट। तो ऑर्बिटल क्या है दोस्तों? ऑर्बिटल एक्चुअली एक स्पेस है, एक जगह है, ठीक है, वॉल्यूम इन स्पेस, ठीक है, वॉल्यूम इन स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिलने का चांसेस जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, जो चांसेस होता है वो मैक्सिमम होता है। इसी 3 डायमेंशनल वॉल्यूम को, 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। ओके, देखो अब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस है कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस देखने के पहले हम लोग ऑर्बिटल्स का जो डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं। द वॉल्यूम इन स्पेस where the probability of finding electrons are maximum, ठीक है। The volume in space where the probability of finding electrons is maximum is called ऑर्बिटल्स, ठीक है। ओके, तो देखो ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस है वो क्या है दोस्तों? ऑर्बिट क्या है? एक्चुअली 2 डायमेंशनल है एंड वो सर्कुलर पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। एंड वहीं पे ऑर्बिटल्स क्या है दोस्तों? ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूम है, एक 3 डायमेंशनल जगह है, स्पेस में एक जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का जो चांसेस है वो मैक्सिमम है, ठीक है। ये तो हो गया मेजर डिफरेंस। एंड देखो ये जो ऑर्बिट्स है दोस्तों, ऑर्बिट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ठीक है। ऑर्बिट्स का जो कंसेप्ट है वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, लेकिन ऑर्बिटल्स का जो कंसेप्ट है वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। ओके, तो ये दोनों हो गया मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? अब इसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर्स को सीखने वाले हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ठीक है। हेडिंग लगा लेते हैं क्वांटम नंबर्स। दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो दोस्तों, एटम कई तरह के हो सकते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है एंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो मान लेते हैं एक एटम है जिसमें कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है एंड उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना चाहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन क्वांटम नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स है, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स है जिसको हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं, जिसके सहारे हम लोग एक एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर्स के सहारे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड जो सभी नंबर के सहारे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही सब नंबर क्या है दोस्तों? वही सब नंबर है आपका क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर्स, द नंबर्स यूज्ड फॉर completely describe the characteristic of each electron of an atom are known as quantum numbers,
ठीक है। एंड दोस्तों देखा गया है 4 नंबर ऐसे होते हैं जिसके सहारे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। पहला तो है प्राइमरी क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी, या फिर इसको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड चौथा जो है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये चारों क्वांटम नंबर के सहारे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इन चारों क्वांटम नंबर्स के सहारे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से ऑर्बिट पे है, कौन से ऑर्बिटल पे है, उसका रोटेशन कैसा है, एंड जिस ऑर्बिटल पे है उस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, ये सभी हम लोग बता सकते हैं इन सभी क्वांटम नंबर्स के सहारे। तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्वांटम नंबर्स का जो सिग्निफिकेंस है उसको समझने के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ज़िला है आपके स्टेट में, ठीक है। आपका स्टेट जो भी हो, वेस्ट बंगाल हो या फिर बिहार हो या फिर जो भी हो, ठीक है। तो आपके स्टेट में बहुत सारे ज़िला है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे शहर होते हैं, ठीक है। शहर में बहुत सारे स्ट्रीट्स होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो अब मैं अगर कहूँ कि वेस्ट बंगाल के इस ज़िला में एक इंसान है, ठीक है। एक इंसान है जिसका नाम आपका XYZ है, ठीक है। उसका एड्रेस ABC है, ओके। तो अगर मैं आपको ये बता देता हूँ तो आप उस इंसान तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। उस इंसान तक आप पहुँच सकते हैं, इजीली पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपको उसका नाम पता है, ठीक है। उसका आपको उसका एड्रेस भी पता है, तो आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं, उस इंसान से आप मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस इंसान तक पहुँचने के लिए ये पार्टिकुलर इंसान, एक ज़िला में ये बहुत लोग होंगे, ठीक है। बहुत लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर इंसान तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उसका नाम, ठीक है, उसका एड्रेस, ओके। नाम के साथ साथ उसका पिता का नाम अगर पता हो तो और भी अच्छा हो, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लाखों लोगों के बीच में एक आदमी तक पहुँचने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका नाम पता, उसका एड्रेस। तो ये हमें बहुत ही नेसेसरी है। तो वैसे ही एक एटम पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एक एटम पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। उस इलेक्ट्रॉन तक अगर हम लोग पहुँचना चाहते हैं तो उसका नाम, उसका एड्रेस तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये जो क्वांटम नंबर्स है दोस्तों, यही है एक इलेक्ट्रॉन का नाम, एड्रेस, सब कुछ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें अगर जानना है तो ये चारों क्वांटम नंबर्स को हमें जानना होगा, ओके, ठीक है दोस्तों। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग प्राइमरी क्वांटम नंबर्स को सीखते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग ये चारों आज ही इस क्लास में सीख लेंगे। दोस्तों बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल n से हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को, ओके। इसका कंसेप्ट जो दिया था नील बोर्जी ने, इसका कंसेप्ट हमें दिया था नील बोर्जी ने, एंड इसके सहारे हमें पता चलता है ऑर्बिट के बारे में। इट gives an idea about the orbit, ठीक है, energy associated
with the orbit and about the size of the orbit। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या पता चलता है दोस्तों? ऑर्बिट के बारे में पता चलता है, ऑर्बिट के साथ जुड़ा हुआ एनर्जी के बारे में पता चलता है, एंड साइज ऑफ द ऑर्बिट के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, देखो ये है न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट का जो वैल्यू होगा एन का 1, सेकंड ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 3, फोर्थ ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑर्बिट को के नाम से भी जाना जाता है, के, ये सेकंड ऑर्बिट एल, एम, ये एन। ठीक है, ओके। देखो अब एन का वैल्यू अगर 1 है तो ये पहला ऑर्बिट है जिसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, n2, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हुआ दोस्तों? इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑर्बिट का जो साइज है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, एंड 3 का साइज और भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, एंड जो फोर्थ ऑर्बिट है जहाँ पे n का वैल्यू 4 है वो और भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसके सारे हमें ऑर्बिट के बारे में पता चलता है, ऑर्बिट के साइज के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं एनर्जी। देखो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 है तो इसका जो एनर्जी होगा दोस्तों वो E1 होगा, मान लेते हैं E1 है। N2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा E2 होगा, N3 E3 एंड n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा E4 होगा। ओके, मान लेते हैं। ठीक है, एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने जो पढ़ा है वहाँ से हम लोग एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट्स उसको हम लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अगर हम लोग ये चारों ऑर्बिट का एनर्जी निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगा यहाँ पे E4 का होगा, उससे कम होगा E3 का, ठीक है, उससे कम होगा E2 का, एंड उससे कम होगा E1 का। तो हमें पता चलता है कि n का वैल्यू अगर इंक्रीज़ होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर इंक्रीज़ होता है तो एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब देखो इसी के सारे हमें कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्या होगा दोस्तों? 2n²। इस फॉर्मूला के सारे हम लोग किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमें पता चल गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चल गया है ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट के साइज के बारे में, ऑर्बिट के एनर्जी के बारे में, एंड किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स के बारे में। ओके, दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं सब्सिडियरी और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल l से लिखते हैं। एंड दोस्तों सब्सिडियरी और एजीमुथल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट हम लोगों को दिया था सोमरफेल्ड जी ने। ठीक है, सोमरफेल्ड जी ने। तो सोमरफेल्ड जी हम लोगों को ये बताया कि हर एक एनर्जी लेवल सब डिवाइडेड होते हैं कुछ और सब एनर्जी लेवल पे, मतलब हर एक ऑर्बिट में और भी कुछ सब सेल होते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, तो इसका एनर्जी लेवल अगर E1 है और इसका E2 है तो देखो ये जो एनर्जी लेवल है दोस्तों ये और भी कुछ
एनर्जी लेवल में, सब एनर्जी लेवल में डिवाइडेड होगा। वैसे ही ये वाला एनर्जी लेवल भी, मतलब सेकेंड ऑर्बिट भी कुछ सब सेल में डिवाइडेड होगा। ठीक है, कौन सा सब सेल होगा ये हमें पता चलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से, मतलब इसको हम लोग डिनोट करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल से। ओके, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के सारे हमें क्या क्या जानने को मिलता है। It gives the idea of sub energy level और सब सेल। ठीक है, ओके, डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ओके, ठीक है ना। इसके सारे में हमें क्या पता चलता है दोस्तों, इसके सारे हमें पता चलता है सब सेल के बारे में एंड सब एनर्जी के बारे में। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, it is used to describe angular momentum of electron। ठीक है, it is used to describe the angular momentum of the electron and also it tells us about the shape of orbital। ठीक है, तो ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी यहाँ से हमें पता चलता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है सब एनर्जी लेवल के बारे में, सब सेल के बारे में, एंड इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करने के लिए ये वाला नंबर यूज़ होता है, एंड इससे हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी पता चलता है कि कौन सा ऑर्बिटल का शेप किस तरह का होगा। ठीक है, एंड ये एल का जो वैल्यू है दोस्तों, एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है एन के ऊपर। ठीक है, वो डिपेंड करता है एन के ऊपर। द वैल्यू ऑफ स्मॉल एल डिपेंड्स ऑन प्राइमरी क्वांटम नंबर एन। ठीक है, for a given value of n, the values of L will be 0 to n-1। ठीक है, ओके। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है प्राइमरी क्वांटम नंबर के ऊपर, प्राइमरी क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू। एंड इसका जो वैल्यू है, इसका रेंज क्या है दोस्तों, 0 to n-1। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्राइमरी क्वांटम नंबर द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर विल बी 0 to n-1। देखो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में, फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 to n-1 मतलब 1-1। तो क्या आ रहा है देखो यहाँ पे 0 to 0, यहाँ पे कितना वैल्यू है, सिर्फ 0 है। ठीक है, एक ही वैल्यू आएगा क्योंकि ये भी 0 है, 0। तो 0 से 0 तक कितना वैल्यू आता है, एक ही वैल्यू आता है जो कि है 0। तो n का वैल्यू अगर 1 होता है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट की, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2। सेकंड ऑर्बिट में n का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो l का वैल्यू क्या होगा, पहला तो 0 आएगा, 0 to रेंज कैसा रहेगा, 2-1 मतलब 0 to 1, 0 से 1 तक कितना वैल्यू आता है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सिर्फ 2 वैल्यू आता है, 0 and 1। तो n का वैल्यू अगर 2 होता है तो l का वैल्यू क्या आएगा, 0 and 1, क्योंकि
एल का जो वैल्यू है वो एन के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइमरी क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड एन के किसी भी वैल्यू के लिए, एन के प्राइमरी क्वांटम नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए एल का जो वैल्यू होगा उसका रेंज क्या होता है, 0 to n-1, ठीक है, 0 to n-1। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू निकाला एंड सेकेंड ऑर्बिट के लिए भी एल का वैल्यू निकाला। तो अभी हम लोग थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालते हैं। थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है दोस्तों, एन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, तो एल का वैल्यू क्या होगा, 0 to, एल का वैल्यू का जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 to 3-1, ठीक है, मतलब 0 to 2, ठीक है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक कितना वैल्यू आता है दोस्तों, 0, 1 एंड 2, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएगा। एंड इसी तरह से अगर हम लोग फोर्थ ऑर्बिट की निकालें तो फोर्थ ऑर्बिट में एन का जो वैल्यू है वो 4 है, तो एल का वैल्यू जो होगा इसका रेंज क्या होगा, 0 to 4-1, मतलब 0 to 3, 0 से 3 तक। तो यहाँ पे 0 से 3 तक कितने वैल्यू आते हैं, 0, एक हो गया 0, देन उसके बाद 1, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 3, ओके, 0, 1, 2, 3, ओके। अब देखो, अब ये जो हमें फोर्थ ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू चार वैल्यू मिला है, तो इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। एल का वैल्यू अगर 0 होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं एस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सर्प, ठीक है, सर्प, ओके। एस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सर्प। एंड एल का वैल्यू अगर 1 होता है तो इसको हम लोग पी लिखते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल। एल का वैल्यू अगर 2 होता है तो उसको हम लोग डी से लिखते हैं, एल का वैल्यू डी से लिखते हैं, डी फॉर डिफ्यूज, ठीक है। एंड एल का वैल्यू अगर 3 होता है तो उसको हम लोग एफ से लिखते हैं, एफ फॉर फंडामेंटल, ठीक है, ओके। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 0 होता है तो उसको हम लोग, उस ऑर्बिटल को हम लोग एस ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। एंड एल का वैल्यू अगर 1 होता है तो उसको हम लोग पी ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू अगर 2 होता है तो जो ऑर्बिटल हमें मिलेगा वो है डिफ्यूज ऑर्बिटल, जिसको डी से लिखते हैं। एंड एल का वैल्यू अगर 3 होता है तो उस ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फंडामेंटल, ओके, फंडामेंटल, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं, ओके। तो इतना आप याद रखिएगा, एन से हम लोग कैसे एल का वैल्यू निकालते हैं। एन का वैल्यू अगर दिया गया होगा तो एल का वैल्यू कैसे निकालना होगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बाद में जाके बहुत काम पे लगने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग m से लिखते हैं, कहीं कहीं पे इसको m l से भी लिखते हैं, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग सिर्फ m से लिखते हैं या फिर m l से भी लिखते हैं, ओके। देखो, इस क्वांटम नंबर्स के सारे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का जो डायरेक्शन है स्पेस में, ठीक है, ऑर्बिटल का जो डायरेक्शन है वो किस तरह का है वो हमें पता चलता है इस क्वांटम नंबर के सारे। या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल का डायरेक्शन कैसा है ये हमें पता चलता है इस नंबर के सहारे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्पेस में ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वो भी हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के सहारे, ठीक है। इट टेल्स अस
about the orientation of orbital in space or the direction of the orbitals in space of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम का जो वैल्यू है दोस्तों वो डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के ऊपर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम का वैल्यू। फॉर अ गिवन वैल्यू of azimuthal quantum number L, the values of M will be minus L to 0 to minus L to 0 to प्लस L। ठीक है, ओके। माइनस L से लेकर 0 होकर वो प्लस L तक जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इफ़ L इज इक्वल टू 0 होगा तो M का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा दोस्तों, -0 0 प्लस 0, मतलब सिर्फ 0। ठीक है, -0 प्लस 0 या फिर 0, एक ही 0 होता है। ओके, अगर L का वैल्यू 1 होता है तो M का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, -1 0 प्लस 1। ओके, अगर L का वैल्यू 2 होता है तो M का वैल्यू क्या आएगा, -2, उसके बाद -1 0 प्लस 1 प्लस 2। अगर L का वैल्यू क्या आता है आपका 3 आता है तो फिर M का जो वैल्यू आएगा -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। कुछ इस तरह से L के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है M का वैल्यू। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, L के किसी भी वैल्यू के अगर दिया होता है तो M का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, -L से 0 होकर प्लस L तक। ठीक है, ये है उसका रेंज, -L से 0 होके प्लस L तक जो वैल्यू का जो रेंज होता है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू का रेंज। ओके, देखो कुछ इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिए हैं M का वैल्यू, L के ऊपर डिपेंड करके M का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग जानेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। देन उसके बाद इन सब को हम लोग एक साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को भी सीख लेते हैं। व्हाट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। चलो हेडिंग लगा लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग सिर्फ S से डिनोट करते हैं या फिर MS से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, S या फिर MS। ओके, देखो अब ये वाला क्वांटम नंबर क्या बताता है दोस्तों, इट टेल्स अस about the direction of rotation of electron about its axis। ठीक है, देखो दोस्तों जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स बराबर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किसी दिशा बराबर मान लेते हैं, इस तरह से घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस के बराबर भी ऐसे रोटेट होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है ना। जैसे देखो ये वाला जो ये मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ इस तरह से घूमेगा, लेकिन उसी के साथ साथ ये अपने एक्सिस बराबर भी कुछ इस तरह से घूमेगा। ठीक है,
चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे या फिर वो आपका क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर s या फिर ms। ओके, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन may be in टू टाइप्स, ठीक है। पहला तो है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस बराबर क्लॉकवाइज भी घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। ये दो तरह से वो घूम सकता है, ठीक है। इधर वो क्लॉकवाइज घूमे या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमे, ठीक है। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को -½ ले लेते हैं तो इसको हम लोग क्या लेंगे, +½ तो s का जो वैल्यू होता है दोस्तों, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का जो वैल्यू होता है वो इधर आपका +½ होगा और -½ होगा, ठीक है। तो s का ये दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। s का सिर्फ ये दो वैल्यू पॉसिबल है, इधर वो +½ होगा या फिर वो -½ होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, तो ये चारों क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने सीख लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग ये चारों क्वांटम नंबर को क्या करेंगे दोस्तों, रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड चारों क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग एक चार्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था एक इंसान का, अगर आप एक पार्टिकुलर इंसान तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उसका नाम एंड उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। वैसे ही एक एटम पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको 4 क्वांटम नंबर्स पता होना चाहिए। क्या क्या है क्वांटम नंबर्स, जो कि अभी अभी हम लोगों ने सीखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपको ये चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू पता है तो आप उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं, मतलब उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, एक पार्टिकुलर इंसान तक अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड वो अगर इंडियन है, वो इंसान अगर इंडियन है तो आपको उसका स्टेट का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, देन उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक स्टेट के अंडर में बहुत सारे क्या आ जाते हैं, बहुत सारे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, बहुत सारे ज़िले आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम पता होना चाहिए। एंड एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, 4-5 उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसका पुलिस स्टेशन का नाम भी आपको पता होना चाहिए। एंड देखो, अगर आप इस पुलिस स्टेशन तक पहुंच भी जाते हैं तो भी आप उस इंसान तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक पुलिस स्टेशन के अंडर पे भी बहुत सारे पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं, 3-4 पोस्ट ऑफिस तो आ जाते हैं ना। तो एक उसके बाद आपको उसका पोस्ट ऑफिस भी पता होना चाहिए। अब आप इस पोस्ट ऑफिस तक पहुंच गए हैं तो आप इस इंसान को कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, इस इंसान को कैसे ढूंढेंगे। तो इस चीज़ को ईजी करने के लिए देखो, इस पोस्ट ऑफिस के अंडर में जितने भी एरिया आ जाते हैं, जितने भी गांव आ जाते हैं, तो उस गांव का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विलेज, पोस्ट ऑफिस के अंडर में 3-4 विलेज तो आ जाते हैं, तो कौन से विलेज में ये वाला इंसान रहता है उसका नाम भी अगर आपको पता है तो इस विलेज में जाने के बाद आप अगर इस इंसान को ढूंढते हैं तो आपको डेफिनेटली ये वाला इंसान मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस इंसान तक पहुंचने के लिए हमें कितने सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए जाना पड़ा। पहले तो उसका स्टेट पे जाना पड़ा, एंड उसके बाद उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसके पुलिस स्टेशन में, देन उसके बाद पोस्ट ऑफिस में, एंड उसके बाद विलेज में, एंड देन आखिर में हम लोग इस तक पहुंच गए, ठीक है। तो देखो, अब इलेक्ट्रॉन के केस में भी वैसा ही होता है। ये हमारा एटम हो गया, ठीक है, ये एक पार्टिकुलर एटम हो गया। तो इस एटम के अंदर पे बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ओके।
तो एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो अभी हमें इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स है। पहला तो प्राइमरी क्वांटम नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर इसका वैल्यू हमें पता है तो हम लोग क्या कर सकेंगे कि इसका ऑर्बिट हम लोग पता कर सकेंगे, ठीक है। कि इस एटम पे कौन से ऑर्बिट पे हमारा इलेक्ट्रॉन रह रहा है ये हमें पता चल जाएगा अगर हम लोगों को n का वैल्यू पता चल गया है। मतलब हमें अब ये स्टेट तो हमें पता है कि ये वाला पूरा एक एटम है, इसके अंदर है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड n का वैल्यू अगर हमें पता चल जाता है तो हमें डिस्ट्रिक्ट का भी पता चल जाएगा कि ये 1 2 3 नंबर ऑर्बिट पे, मतलब 3 नंबर डिस्ट्रिक्ट पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला तो होगा डिस्ट्रिक्ट, ये ऑर्बिट हो गया। तो इस ऑर्बिट के भीतर भी बहुत सारे सब ऑर्बिट होते हैं, सब ऑर्बिट या फिर सब सेल होते हैं, सब एनर्जी लेवल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन से सब सेल पे या फिर कौन से सब ऑर्बिट पे हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको पता करने के लिए हमें चाहिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, ठीक है। ओके, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर हमें पता चल गया है तो हम लोग बता सकेंगे कि इस ऑर्बिट के इतने नंबर सब सेल पे हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के बाद पुलिस स्टेशन तक जाना होगा, ठीक है। वैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होने से हम लोग ऑर्बिट पे जाते हैं, ऑर्बिट पे जाने के बाद हमें सब ऑर्बिट पे जाना होगा, सब सेल पे जाना होगा, ठीक है, जो कि हमें बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी देखो पुलिस स्टेशन तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर तक पहुंच चुके हैं। अब इस पुलिस स्टेशन के अंडर पे बहुत सारे पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं। वैसे ही एटम के केस में एक सब ऑर्बिट के अंडर पे बहुत सारे ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। एक सब ऑर्बिट के अंदर पे बहुत सारे ऑर्बिटल्स आ जाते हैं एंड कौन से ऑर्बिटल पे हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है ये हमें बताएगा m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक पहुंच गए हैं, मतलब ऑर्बिटल तक पहुंच गए हैं, बहुत ही नज़दीक आ गए हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, विलेज का नाम या फिर स्ट्रीट का नाम या फिर एरिया का नाम जानते हैं, देन उस एरिया पे जाते हैं। वैसे ही ऑर्बिटल पता होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर पता करेंगे, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस ऑर्बिटल का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो ये चारों क्वांटम नंबर अगर हमें पता है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो ये था छोटा सा कंपैरिजन, बस आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं ये वाला एग्जांपल लिया था। वैसे कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन बेहतर होता है अगर आप लोग समझ जाते हैं तो याद रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। इस तरह से कंपैरिजन करने से क्या होता है दोस्तों, याद रहता है अच्छी तरह से। ओके, अब देखो, अब हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे, किस तरह से क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो देखो ये हमारा n का वैल्यू है, उसके बाद l आता है, उसके बाद आता है m एंड आखिर में आता है s, ठीक है। तो देखो n का वैल्यू सबसे पहले 0 नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं तो ये है n का वैल्यू 1। तो n का वैल्यू 1 होने से l का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 0 to n-1, ठीक है। 0 to n-1 मतलब l का वैल्यू एक ही आएगा, 0 आएगा। अगर l का वैल्यू 0 आता है तो m का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, -l से 0 होकर +l तक, लेकिन हमारे पास l का वैल्यू क्या है, 0 है, तो m का वैल्यू भी 0 ही आएगा, ठीक है। एंड s का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, एक आपका +½ होगा एंड एक आपका -½ होगा, ठीक है। एंड एक और बात याद रखिए दोस्तों, हर एक ऑर्बिटल, ठीक है, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो देखो m का वैल्यू हमें क्या बताता है ऑर्बिटल के बारे में, तो m का अगर
कोई भी वैल्यू आता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली रह सकता है। तो यहाँ पे क्या है, m का वैल्यू 0 है, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, s का वैल्यू प्लस हाफ एंड s का वैल्यू माइनस हाफ। इसके बाद देखो n का वैल्यू अगर 2 होता है तो l का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, एक तो 0 आएगा एंड एक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलो इसको मैं अभी बॉर्डर बना देता हूँ। ओके, ठीक है, अभी l का वैल्यू अगर 0 आता है तो m का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर l का वैल्यू 1 आता है तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, -1, 0 प्लस 1। ठीक है, ओके, s का वैल्यू क्या रहेगा, हर एक ऑर्बिटल के लिए 2 वैल्यू आएगा, एक तो प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है दोस्तों, 2, 4, 6, 8, ये एक एक ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, 2, 3, 4 ऑर्बिटल है, मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर n का वैल्यू 3 आता है तो l का एक वैल्यू आएगा 0, एक आएगा 1, एक आएगा आपका 2। ठीक है, l का वैल्यू अगर 0 है तो m का वैल्यू 0 आएगा, l का वैल्यू अगर 1 है तो m का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, -1, 0 एंड +1। l का वैल्यू अगर 2 है तो इसके वजह से m का वैल्यू क्या क्या आएगा, -2, -1, 0, +1, +2। तो यहाँ पे देखो कितने ऑर्बिटल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब यहाँ पे 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम। ठीक है, ओके, तो s का वैल्यू जो होगा ये मैं बार बार नहीं निकालूंगा, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल के लिए s का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। इसके लिए भी एक प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, हर एक के लिए 2 वैल्यू आएगा s का, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, चलो आखिरी कर लेते हैं। n का वैल्यू अगर 4 होता है तो l का वैल्यू एक 0 आएगा, l का एक वैल्यू आएगा 1, l का एक वैल्यू आएगा 2 एंड l का एक वैल्यू आएगा 3। ठीक है, तो इस वजह से m का वैल्यू आएगा 0 एंड l = 1 के लिए आएगा क्या, -1 और 0 एंड +1 एंड l का वैल्यू 2 के लिए आएगा -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, l का वैल्यू अगर 3 है तो m का वैल्यू क्या क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ठीक है, तो देखो l का वैल्यू अगर 0 आता है तो इसको हम लोग s कहते हैं, ये p एंड ये हो गया आपका d एंड ये होता है f। तो अब आप बताएंगे कि s ऑर्बिट में, s सब ऑर्बिट में या फिर सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितने हैं दोस्तों, एक ही ऑर्बिटल है। अगर p सब ऑर्बिट की बात करते हैं, ठीक है, p सब सेल या फिर p सब ऑर्बिट की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना ऑर्बिटल्स है, 1, 2, 3 ऑर्बिटल्स है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 3 दूना 6। ठीक है, अगर d सब ऑर्बिट की बात करते हैं तो d का ऑर्बिटल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 5 दूना 10। एंड अगर f सब ऑर्बिट की बात करते हैं तो f सब ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑर्बिटल्स आते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 7 दूना 14। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है f सब ऑर्बिट में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम नंबर्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें n का वैल्यू पता है तो हम लोग ये बाकी 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, एक एटम पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एटॉमिक स्पेसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मास नंबर हो गया, जैसे कि आपका एटॉमिक नंबर हो गया, एंड इस तरह के कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखने के लिए हमें 3 लॉज को जानना होगा, जैसे कि आपका हुंड
हुंड लॉ हो गया, आउबाउ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, एंड पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हो गया। तो ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।